नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे मस्तिष्क की बीमारियों पर, माने न्यूरोलॉजी विभाग के जितनी भी बीमारियां होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को बुलाया है। उनसे बातचीत करने के लिए हम चलिए सीधे आपके पास चलते हैं। सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में प्रभात खबर के। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लकवा जो है की बीमारी क्या है और ये क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, और सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है क्या। हाँ, सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को इन्होंने चालू किया, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी जानकारी मिलेगी। और इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मस्तिष्क की बीमारियाँ बढ़ क्यों रही हैं। जी। इसलिए बढ़ रही हैं कि हमारे जीवन शैली हम लोगों ने चेंज कर लिया है। अब जैसे पहले हम लोगों का जब जीवन शैली थी, जिसमें कि सही समय पर व्यायाम था, सही समय पर खाना पीना था, वो इतनी वसा रहित हम लोग पहले आज के ज़माने में अगर आप एक गांव के व्यक्ति को देखिएगा, कभी भी वो वसा रहित खाना को जो तेल मसाले के खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जी जी। तो उसके फिटनेस का राज भी वही होता है कि तेल मसाला से खाना बिल्कुल वो नहीं खाता, सही समय पर सो जाता है, सही समय पर जगता है, नियमित रूप से व्यायाम करता है और उसके मन में कोई भी चिंता का विषय होता नहीं। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल बीमारियां धीरे 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 बढ़ रही हैं। और आपका अगले सवाल की तरफ आते हैं, जैसे लकवा क्या है। जी। तो लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जैसे जिस अंग को अगर वो प्रभावित करे, ब्रेन के हिस्से को प्रभावित करे और उस हिस्से ब्रेन के हिस्से का जो काम हो वो काम प्रभावित होता है। जी। तो लकवा दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें कि खून की नलियां, जैसे मान लीजिए कि आप पाइप सप्लाई जो कर रहे हैं, अगर उसमें अगर जाम हो जाए तो ब्रेन के उस हिस्से को जो अगर सप्लाई ना मिले, ब्लड का सप्लाई ना मिले, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई ना मिले, ऑक्सीजन का सप्लाई ना मिले, तो वो हिस्सा मुरझा जाता है, सूख जाता है। इसका मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, डेड हो जाता है। धीरे 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 करके फिर बाद में ट्रीटमेंट के द्वारा उसमें जान धीरे धीरे आती है, लेकिन उस वक्त जो डेड हो जाता है उसकी वजह से उस हिस्से का जो फंक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इस हिस्से को डैमेज किया, जिसमें कि एक हाथ पैर जहाँ से संचालित होता है वहाँ से जो तार जुड़े हुए हैं, तो एक हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है। कई बार एक हाथ पैर की सुन्नपन आ जाती है, एक बार हाथ पैर में झिनझिनी आ जाती है, कई बार एक हाथ पैर में लड़खड़ाहट भी आ सकती है, कई बार जुबान में भी लड़खड़ाहट हो जाती है कि अच्छे से वो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता। कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, कई बार उल्टियाँ हो सकती हैं, सरदर्द हो सकते हैं। तो ये सब मतलब एक मिर्गी के बीमारी के मतलब ये लकवा की बीमारी के लक्षण हैं, जिसमें कि 4 लक्षण जो प्रमुख हैं, जिनको हम बोलते हैं 5 लक्षण बताना चाहूँगा। बी फास्ट मतलब बी फॉर बैलेंस प्रॉब्लम्स। बैलेंस प्रॉब्लम्स मतलब जैसे कि अपने आप में बैलेंस नहीं बना पा रहा है। एक इंसान अगर अचानक से सोकर उठा या कुछ काम कर रहा है और अचानक से बैलेंस नहीं बना पा रहा, तो ये एक लकवा का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है कि मुंह का टेढ़ापन, फेशियल डेविएशन जिसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, मुंह टेढ़ापन, एक साइड इन द राइट या लेफ्ट में टेढ़ा हो जाए अचानक से, तो वो भी एक लकवा का एक लक्षण हो सकता है। फिर दूसरा लक्षण है आर्म्स या लेग्स में, अगर मान लीजिए ए फॉर आर्म्स और लेग्स, उसमें अगर कोई भी जैसे बताया मैंने कि वीकनेस या मतलब कमजोरी या सुनपन या लड़खड़ाहट ऐसा कुछ भी हो, तो हमें जल्दी से जल्दी मतलब जो है डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा है एस मतलब स्पीच में अगर हमें मतलब जो डिस्टर्बेंस हो जाए कि अचानक से लड़खड़ाने लगे, तो कोई बोले कि अरे पहले अब तो तुम ठीक बोल रहे थे, अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कोई भी अगर लक्षण हो तो टी फॉर टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जैसे ही आपको पता चला, पहले अगर लक्षण पता चला, जल्दी से जल्दी जा करके आप एम्बुलेंस को मतलब बुलाइए। अगर आपके पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से, नहीं तो एम्बुलेंस की सेवा जनता के लिए सरकार ने दी हुई है, भारत सरकार के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा वो दी गई है। उसका फ़ायदा उठाएं, 108 नंबर में कॉल करें और जल्दी से जल्दी ऐसे अस्पताल में पहुँचें। रिम्स हमारा एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कि CT स्कैन की फैसिलिटी, MRI की फैसिलिटी है और न्यूरो सर्जरी की भी फैसिलिटी है, साथ साथ न्यूरोलॉजी की भी फैसिलिटी है
और आईसीयू है, सब कुछ है। तो ऐसे अस्पताल में पहुँचें और फिर जल्दी से जल्दी उनका इलाज होगा तो अच्छा इलाज संभव हो पाएगा। सर, आपने विस्तृत रूप से जानकारी तो दी ही, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या ये बीपी के मरीजों को लकवा होता है, या माने कौन सी ऐसी डिजीज है जो कोरिलेट करती है इस लकवा के लिए? हाँ, इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जी, जो आप पूछ रहे हैं, वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, दो ग्रुप में रिस्क फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है। एक होते हैं जो कि मॉडिफाइबल, जिसको हम लोग बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन शैली में, बदलाव करके या दवाइयों के साथ बदलाव करके उसको हम लोग बदलाव कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल, जिसको अब हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अब मॉडिफाइबल में आ जाए जो कि जरूरी है, जिसको हम बदलाव कर सकते हैं। तो उसमें हो गया जैसा उच्च रक्तचाप, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की भी बीमारी कहते हैं। तो उसका अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर जांच कराएं, एक 40 साल की उम्र के बाद या 35 साल की उम्र के बाद, अगर रेगुलर साल भर में कम से कम एक बार करा लें, अगर जिसको नहीं है बीमारी, और जिसको अगर एक बार अगर पता चला तो रेगुलर महीने दिन में एक बार जरूर चेक करवा करके अपना रिकॉर्डिंग्स डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, या कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है उसका अगर हम लोग अगर ठीक से इलाज करें, या अगर फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब हम लोग चलते बलते नहीं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो उससे अगर निजात पाने के लिए डेली हमें एक्सरसाइज करें, 45 मिनट का अगर एक्सरसाइज करें, या सिर्फ अगर मात्र हम अगर आधा घंटा योगा ही डेली कर लें। अभी हाल में ही इंटरनेशनल इंडियन योगा डे गया, मतलब 21 जून को, जो मोदी जी की पहल से हुआ था। तो वो मतलब जो अगर हम उतना ही अगर कर लें शरीर के लिए तो वही काफ़ी होगा। बैठे बैठे घर में वो कर सकते हैं, उसके लिए चलने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा बॉडी का पूरा विस्तृत रूप से एक्सरसाइज हो जाएगा। जी सर, एक चीज़ लोगों के मन में बहुत प्रयास रहता है कि जो लोग लकवा से ग्रसित हो जाते हैं, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं, या वो समस्या या वो अंग जो उनको प्रभावित करता है वो जीवन भर ऐसा ही रहता है? हाँ, इसके लिए ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है लोगों को कि देखिए, लकवा के मरीजों में होता क्या है कि एक तिहाई लोग अगर ट्रीटमेंट नहीं भी मिलता है तो अपने आप ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। एक तिहाई लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों को, जैसे अपनी दिनचर्या के कामों में, जैसे टॉयलेट जाना है, लैट्रिन जाना है, नहाना है, ये सब कामों के लिए वो दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। और एक तिहाई लोग मर जाते हैं 90 दिनों के अंदर में ही। तो एक तरह समझिए कि 2 तिहाई लोग जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में रहते हैं। इन्हीं 2 तिहाई लोगों के ऊपर ही हमारा मेन फोकस होता है कि कौन सा जाएगा 1/3 में, वो तो हम नहीं जानते। इसलिए इन 2 तिहाई लोगों को ही हमें बचाना है और अच्छा से अच्छा उनकी जीवन को बदलाव करना है। जी सर, आपने ये कहा कि जैसे ही कुछ लक्षण अगर पता चले तो तत्काल अस्पताल पहुंचे, तो एक गोल्डन आवर होता है कि अस्पताल कितनी देर में आपको पहुंच जाना है, जिससे कि आपको समस्या का तत्काल निदान हो सके और इलाज प्रारंभ हो सके। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह के स्ट्रोक में भी, एक इस्चेमिक स्ट्रोक में एक TIA होता है और एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, मतलब जो जिसमें लकवा हो गया जी। एक होता है TIA। इसके बारे में बताऊं, जो कुछ देर के लिए जैसे हुआ, कमजोर हुआ एक हाथ पैर और फिर ठीक हो गया, तो ऐसे में ये नहीं सोचना चाहिए भगवान ने ठीक कर दिया। इसका मतलब है, ये संकेत है कि और आगे चल के और आपको बहुत बड़ा लकवा आने वाला है जी। इसलिए आप जैसे भी आपको लक्षण अगर कुछ भी पता चलते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब एक हाथ पैर लकवा कमजोर हो गया, या सुन्न हो गया, या मेरे को चक्कर आ रहे हैं, या मेरे लड़खड़ाहट हो गई, जुबान की लड़खड़ाहट हो गई, या चलने में लड़खड़ाहट हो गई, जल्दी से जल्दी आकर के हॉस्पिटल में अपने आप को दिखलाना है। अगर वो जल्दी से जल्दी आ जाते हैं तो आज के ज़माने में हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं, और ऐसा हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी किया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 5 मरीजों में ऐसी दवाइयाँ दी, लेकिन सबसे गंभीर विषय यह है कि उनमें से 3 मरीज डॉक्टर के ही परिजन थे। अच्छा। जिससे कि वो जान पाए कि उस गोल्डन आवर का महत्व। लेकिन ये पब्लिक को गोल्डन आवर का महत्व ही नहीं मालूम। वो सोचते हैं कि चलो तेल मालिश कर दें ठीक हो जाएगा। तो ये तेल मालिश और कुछ अन्य ट्रीटमेंट के चक्कर में या झाड़ फूक या चक्कर में ना फंसे, जल्दी से जल्दी अगर हॉस्पिटल आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अस्पताल में रिम्स में तो ये दवाई जल्दी से जल्दी उपलब्ध भी हो जाएगी। जैसे अगर आप लोग आएंगे तभी तो उसकी उपलब्धता हम लोग फ्री में पेशेंट लोगों के लिए करवा पाएंगे। पिछले गत वर्ष हम लोगों ने इन मरीजों में
3-4 मरीजों को हम लोगों ने फ्री में करवाया, और एक को मतलब उस समय गवर्नमेंट में नहीं उपलब्ध था, तो हम लोगों ने बाहर से, वो खैर वो ठीक ठाक वर्क के थे तो उन्होंने पैसा अफोर्ड कर लिया, लेकिन बाकी 4 लोगों को दिया। इतना अच्छा रिजल्ट मिला, आपको क्या बताऊं। मतलब एक हाथ मुंह से बोलना खत्म हो चुका था, एक हाथ पैर पूरा कमजोर हो चुका था, और 1-2 घंटे के अंदर ही पूरा मतलब जो है चलने फिरने लगे नॉर्मल इंसान की तरह। और प्रखर, वो मेरे से भी प्रखर वक्ता थे वो, तो वो मतलब जो अच्छे से इंग्लिश में हिंदी में बोलने लगी वो। तो ये हम लोग को भी बहुत संतुष्टि दिया कि ऐसी इलाज जो कि सबको मिलना चाहिए, हर जनता के हर एक हिस्से में मिलना चाहिए। इसकी शर्त यही है कि आप 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी नहीं पहुंच पाए तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहुंच जाएं। 24 घंटे के अंदर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो हमारे पास जांचें हैं जिसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या आप उस दवा के मतलब जो है लेने के काबिल हैं। अगर आप उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में आएंगे जिसमें ये दवा कारगर हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग आपको देंगे। हम लोगों ने दी भी है, कभी कभी 9 घंटे तक में भी ये दवाइयाँ दी हैं और उसका अच्छा परिणाम पाया है। तो अगर 24 घंटे के अंदर भी वो आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर उसके बाद भी ना आ पाए तब भी अगर 48 घंटे के भी अंदर अगर आ जाएंगे तो हम लोग अगर सिंपल चीज़ें, अगर उनका बुखार को ठीक रख लें, उनके मतलब हम लोग ब्लड प्रेशर को अगर अच्छा से मेंटेन कर लें, या मतलब जो है शुगर को अच्छा से मेंटेन कर लें, या उनको मुंह में कुछ खाना वाना निगलने की दिक्कत अगर है तो उसको राइस ट्यूब के दे करके या उसको अगर ठीक कर लें जिसमें उनको खाना सरके ना, तो ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि सबसे बड़ी मतलब जो है जीवन रक्षक चीज़ें हैं, ये सब भी हम लोग अगर हॉस्पिटल में कर दें तो पेशेंट का जान बच सकता है। सर एक और चीज़ है कि जैसे ब्रेन हेमरेज, शायद ये अलग है लकवा से, तो ये वजह क्या है और इसके लक्षण क्या हैं सर? ब्रेन हेमरेज भी लकवा का ही एक प्रकार है जी। लकवा का एक प्रकार जो 80 से 85% इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, जिसको हम साधारण लकवा बोलते हैं। 15 से 20% केसेस में हेमरेज होता है। अच्छा। लेकिन हेमरेज रांची की जनता को ये जानकर, या झारखंड की जनता या बिहार की जनता को जानकर ये ताज्जुब होगा कि हम लोगों की जगह में हेमरेज के केसेस बहुत आते हैं। अच्छा। क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि इसके पीछे जेनेटिक कारण बहुत हो सकते हैं यहाँ पर, और एक है कि अल्कोहल पीना, लोग बहुत शराब पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो इन और उच्च रक्तचाप भी एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से मतलब जो है ब्रेन हेमरेज की शिकायत होती है। उसमें प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? अचानक से तेज सर दर्द होना, उल्टियाँ होने लगना, अचानक से एक हाथ पैर कमजोर हो जाना। तो ये एक लक्षण मतलब सिमिलर है इस्चेमिक स्ट्रोक से, लेकिन ये बहुत तीव्र गति से होते हैं। उसमें धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें जल्दी से प्रभावित करता है। अगर छोटा होगा तो कम प्रभावित करेगा, लेकिन अगर बड़ा हेमरेज होगा तो जल्दी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से शायद अस्पताल वो मरीज जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसका भी गोल्डन आवर होता है क्या, और लक्षण क्या है इसमें भी? इसका लक्षण तो यही बताया, जो लक्षण उसके हैं उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर दीजिए। हेडेक, सर में दर्द, अगर उल्टी, और बहुत जल्दी सिम्टम्स का बहुत रैपिड प्रोग्रेशन, तो वो ये 3 लक्षण जो कि इस्चेमिक स्ट्रोक से डिफरेंट होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक में। और इसमें भी गोल्डन आवर्स का अगर ये कहा जाए कि अगर जल्दी आ जाते हैं वो, तो कुछ अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हेमरेज अगर है और अगर उन्होंने डिले किया तो बचने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन हर्निएट कर जाएगा और मतलब ब्रेन में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो जान जा सकती है। लेकिन अगर कुछ दवाइयाँ अगर जल्दी आ जाएं हॉस्पिटल, और प्रेशर कम करने की ब्रेन की अगर दवाई दे दी जाए, बीपी की कम करने की दवाई दे दी जाए, शुगर की कम करने की दवाई दे दी जाए, बुखार कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो मतलब जो है पूरा पेशेंट ठीक भी हो जाता है। उसमें ऑल और नन, मतलब इधर पूरा ठीक या पूरा गड़बड़ भी हो जाता है। तो अगर समय रहते अगर हम लोग सब पैरामीटर्स को अगर ठीक कर लें तो मरीज जल्दी से ठीक हो जाता है। सर एक और जो कॉमन समस्याएं अब देखने को मिल रही हैं कि माइग्रेन जो है ये एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। तो हल्की माने हम अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि अरे हमको माइग्रेन हो गया है। तो ये माइग्रेन है क्या, और इसमें हम कैसे पहचानें और किस डॉक्टर से इलाज कराने जाएं? हाँ, माइग्रेन एक बहुत बढ़ती समस्या बनती जा रही है जी। स्कूल गोइंग बच्चे हों या मतलब जो गृहिणियाँ हों या मतलब जो वर्किंग सोसाइटी, जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ग्रुप को प्रभावित करता है जो लोग कामकाजी हैं, जो सोसाइटी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो कि सोसाइटी के ग्रोथ के लिए चाहिए। जैसे कि जो अगर मान लीजिए कि आप अगर काम कर रहे हैं और आपको अगर माइग्रेन का अटैक हो जाए तो आप ये सब छोड़ छाड़ के बोलो भैया काम वाम छोड़ो, अब मैं चला घर में आराम कर ले, नहीं तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मतलब जो जान दर्द से मेरा जान निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसी अवस्था में बहुत वर्क प्लेस एब्सेंटिज्म
बढ़ जाता है जी। और फिर स्कूल से भी एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चा पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करेगा तो जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। जी। इसलिए माइग्रेन की समस्या जो है बहुत विकराल है। हम्म। कई लोग ऐसे भी निकले हैं जो कि आप देखिएगा कि माइग्रेन की समस्या की वजह से पहले पहले आज की बात नहीं कह रहा हूँ, 10-15 साल पहले की, जब अच्छा इलाज नहीं था उस समय, तो लोग मतलब जो है वीआरएस ले लेते थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि छोड़ो यार, मतलब जो है इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर छुट्टियां भी नहीं ले सकते। एक जिम्मेदार नागरिक बार बार अगर छुट्टी लेगा तो उसको अपनी इज्जत का मतलब ये ख्याल रहता है कि मतलब जो है मेरे बहुत बेइज्जती की बात है। तो इस चक्कर में वो सोचता है उससे बढ़िया मैं छोड़ ही क्यों ना जॉब, ना क्यों ना छोड़ दूँ। तो इसलिए माइग्रेन को बहुत हल्का में नहीं लेना चाहिए। लोग बहुत हल्का में लेते हैं, अरे माइग्रेन है तुमको कुछ नहीं, ये अधका पहाड़ी है, कुछ नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां उसके साथ जोड़ के रखा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं तुमने पूर्व जन्म में कुछ ये करा होगा, या कुछ लोगों में बोलते हैं कुछ मतलब जो है आधा काम करके छोड़ा होगा इसलिए आधे सर में दर्द होता है। तो ये सब बहुत सारी है, लेकिन भ्रांतियों से दूर रहें। इसकी भी आजकल शोध चल रही है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिल चुकी हैं कि माइग्रेन होता क्यों है, किस तरह से मतलब जो है डिपोलराइजेशन नर्व सेल्स में, ब्रेन के नर्व सेल्स से आगे बढ़ता है अचानक से, और वो पराकाष्ठा तक पहुंचकर माइग्रेन का हेडेक का रूप लेता है। और उसके साथ साथ उल्टियां जैसी मिचली जैसी लगती है, होता नहीं है। एक आंख से मतलब धुंधलापन भी आने लगता है कभी कभी। अच्छा। कभी कभी कुछ कुछ कीले बनते हुए दिखाई देते हैं, या कभी कभी जब पुरानी टीवी जिन लोगों ने देखा होगा उसमें जैसा झरझर झरझर जो दिखता था पहले जब चैनल चला जाता था, तो उस टाइप का विजुअल स्नो बोलते हैं उसको, वो भी दिखाई देता है। और कभी कभी इंद्रधनुष टाइप का भी कुछ कुछ ये काला काला दिखता है। तो ये सब चीजें जिनको होता है वही समझ सकते हैं कि कितना मतलब दुखदाई है और ये मतलब कितना पीड़ादायी है। इसका इलाज क्या है और क्या करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? हाँ, इसका इलाज जो है सबसे पहले कोशिश यही करें। हेडेक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही डॉक्टर के पास पहुंचना। अगर सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, मतलब सही डॉक्टर मतलब न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही पहुंचना चाहिए, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन नहीं। न्यूरोसर्जन तो आपका ऑपरेशन करेंगे, वो सब चीज़ें वो अलग हैं, वो टॉपिक अलग है। मान लीजिए आपको ब्रेन ट्यूमर है, बड़ा ब्रेन ट्यूमर है, प्रेशर ब्रेन में क्रिएट कर रहा है, तब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स हैं वो। या लकवा भी हुआ तो उसमें 1% केस में ही न्यूरो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादातर न्यूरो फिजिशियन से ही काम चल जाता है। तो इसमें अगर आप डिले करेंगे ट्रीटमेंट में तो होता क्या है, नुकसान क्या है, हो सकता है आपको आगे चल के क्रॉनिक माइग्रेन हो जाए, डेली डेली हेडेक होने लगे, आप एकदम प्रभावित हो जाए। दूसरा हो सकता है कि अचानक से आपको लकवा भी होने का संभावना बढ़ सकता है। अच्छा। माइग्रेन क्या, जो कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन जिसको बोलते हैं, माइग्रेनस इन्फार्क्ट, मतलब अगर बहुत देर तक अगर वो डिपोलराइजेशन जिसको बोलते हैं अगर नर्व सेल्स का बना रहे तो वो लकवा का भी रूप ले सकता है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए माइग्रेन को, और न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका अगर इलाज उचित करेंगे तो अच्छा जिंदगी एक मरीज जी सकता है आराम से। सर एक और भी बात है कि लोगों को कहीं हल्का सा किसी उंगली में झंझनाहट हो जाए या नसों में समस्या हो जाती है तो उनको ये लगता है कि नस वाले डॉक्टर से दिखलाए। लेकिन एक आजकल जो है असमंजस की स्थिति ये रहती है कि कुछ लोग हड्डी वाले डॉक्टरों के पास चले जाते हैं कि चलो नस और हड्डी के डॉक्टर हैं। तो क्या माने नस की समस्या हो तो किस डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आए या हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाए? हाँ, देखिए ये बड़ी अजीब भ्रांतियाँ एक्चुअली। जब भी सिर्फ एक चीज ध्यान रखें जी, अगर ट्रॉमा मतलब अगर चोट लगा है, अगर ट्रॉमा की वजह से कुछ भी चीजें हुई हैं तब आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएं। मतलब जो है कहीं अगर फ्रैक्चर हुआ है या लिगामेंट में कुछ टीयर हुआ है, इस तरह की चोट से संबंधित अगर कुछ भी हुआ है, या कुछ उस तरह का बोन में ही अगर कुछ ट्यूमर टाइप का हुआ है, कुछ भी हुआ है, तब आप मतलब जो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं तब सही है। लेकिन अगर आपको झिंझनी हो रही है, झिंझनी मतलब कि नर्व्स का प्रॉब्लम है, तब आपको न्यूरो फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए। अमूमन कुछ कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं न्यूरो के बीमारियों के, जैसे न्यूरोपैथी जैसे झिंझनी होती है, इसमें एक बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, एक जो शरीर में यहाँ पे इस जगह पर मतलब जो है मसूड़े के हिस्से के पास से लेकर के यहाँ तक झिंझनी होती है। हाथों में झिंझनी होती है, वो होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विथ रेडिकुलोपैथी। तीसरा होता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस विथ रेडिकुलोपैथी, जिसके बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं। तो ये सब अगर बीमारियां शरीर में कहीं भी अगर मसल्स में दर्द है तो वो भी न्यूरो के मसल्स की बीमारियों का परिचायक हो सकता है। अगर चारों हाथ पैर में कमजोरी आ जाए अचानक से या धीरे धीरे करके भी, तो वो भी पेशेंट्स जो हैं न्यूरो के
बनते हैं। तो कोई भी पेशेंट जो ब्रेन से संबंधित हो, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हो, या नर्व से संबंधित हो, या मसल से संबंधित हो, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बीमारियों से संबंधित हो, सभी पेशेंट्स जो है न्यूरो फिजिशियन के द्वारा संभव होता है। सर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी है, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप संदेश जो है हमारे जो श्रोता दर्शक है उनको दें। हाँ, मैं मतलब अपने झारखंड की जनता और बिहार की जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लाइफ में, जैसे आप लोग हम लोग हमारे लिए सेलिब्रेट करते हैं। बट हम आपको ये जो डॉक्टर्स डे है हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपना ख्याल अच्छे से रखें, रेगुलर समय पे नियमित व्यायाम करें, अपने दिनचर्या को पूरा अच्छा से, जैसे तेल मसाला, चीनी, आलू, ये सब चीज़ों से बचें, अपना वजन को संतुलित रखें, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें, शुगर लेवल्स को संतुलित रखें, और किसी भी तरह का मानसिक तनाव या फिजिकल स्ट्रेस से बचने के लिए योगा का ज़रूर से ज़रूर पालन करें, और सही समय पर सोएं और सही समय पर जगें। जी सर, एक सवाल और हम आपसे खाली लेना चाहेंगे, ये कि एक नींद कितनी ज़रूरी है? नींद जो है आपने बार बार चूंकि नींद की बातें जोड़ते जा रहे हैं, तो हम एक लास्ट सवाल यही लेना चाहें कि नींद कितनी ज़रूरी है, और ये क्या कई बीमारियों का ये जन्म देता है या क्या? नींद एक ऐसी चीज़ है जो कि समझिए कि हमारे ब्रेन में भी दिन भर जो हम कार्य कर रहे हैं उससे क्या होता है कि ब्रेन में भी कचरा, अगर बोलें उसको, जी लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, दिमाग में भी कचरा डेवलप करते हैं। कॉमन भाषा में बता रहा हूँ, भाषा में, तो उसमें कचरा जमते जा रहा है। तो उसको भी अगर हम एक भरपूर नींद नहीं लेंगे तो वो कचरा दिमाग से निकलेगा नहीं। अगर वो नहीं निकला तो वो जितने भी सभी हार्मोन्स को, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सबको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, डिफरेंट सभी जगह से हमारे सर्किट्स गए हुए हैं। तो अगर शांत नहीं रहेगा, वही अगर उसके कचरा जो उसके अंदर जो जमा हुआ है वो अगर क्लियर नहीं होगा तो सभी अंगों को प्रभावित करेगा। इसीलिए नींद एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि हर इंसान को 8 घंटे लेना ही चाहिए। 6 से 8 घंटे लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नींद है तो समझिए आप बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हैं। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कुछ भ्रांतियों के बारे में बताया, और कुछ छोटी छोटी जो हमारी जीवन शैली में जो बदलाव हो गया उसको सुधार के लिए बताया। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर्स के साथ होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।